स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से वेट करके आगे सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को नया मुख्यमंत्री बनाने का मिला है मौका, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के पास एक सुनहरा मौका आया है दोस्तों। देश के सबसे बड़े 5 राज्यों में से एक राज्य के पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का बताएंगे। किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा रोल खेलने जा रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों, और थालापति विजय के पिता ने ही सीधा कांग्रेस पार्टी से समर्थन की अपील की है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का समीकरण और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके का मिल रहा है तमिलनाडु के अंदर जबरदस्त तरीके का फायदा। डिटेल में आप तक अपडेट पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु इंडिया गठबंधन का था और इंडिया गठबंधन के हिस्से ही रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अपडेट ये है कि तमिलनाडु में पहला चुनाव लड़ रही थालापति विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिल वेत्री कजगम ने इस बार 106 सीटों पर लीड बनाई हुई है दोस्तों। 106 सीटों के जीतने की पूरी संभावना है। कई सारी सीटें जीत भी गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके पार्टी का बुरा हाल हो चुका है तमिलनाडु के अंदर। दोनों पार्टियां 60 के आंकड़े तक पहुंचने में भी संघर्ष कर रही है दोस्तों। डीएमके पार्टी को केवल 55 सीटें और एआईएडीएमके को केवल 52 सीटें मिल रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि थालापति विजय की पार्टी 107-8 सीटों से आगे भी जाती हुई थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, यानी कुल मिलाकर 117 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, और थालापति विजय अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते दोस्तों। ये बात हमेशा के लिए तय दिखाई दे रही है, यानी थालापति विजय की पार्टी अगर यहां से चाहेगी तो 4-5 सीटें और बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी वो 117-18 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब उनको समर्थन लेना पड़ेगा अन्य पार्टियों से दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर 4 सीटों के साथ में थालापति विजय की बड़ी मदद कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं है। कांग्रेस के साथ में आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है दोस्तों, जिसके 2 विधायक जीत चुके हैं, जबकि सीपीआई पार्टी के 2 विधायक जीत चुके हैं दोस्तों। जबकि डीएमडीके और वीसीके पार्टी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 12 लोगों का सपोर्ट है दोस्तों। 4 कांग्रेस के खुद है, बाकी आईयूएमएल के 2 हैं, 2 सीपीआई के हैं और 2 सीपीआईएम के हैं, और वीसीके पार्टी का समर्थन डीएमडीके का समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी टोटल मिलाकर 12 और समर्थन जुटा सकती है थालापति विजय के लिए दोस्तों। और थालापति विजय को यह बात पता है, इसीलिए अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि थालापति विजय ने सरकार बनाने को लेकर दम भरना शुरू कर दिया है, और बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समर्थन की मांग की है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी भी थालापति विजय को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बल्कि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने की जगह उनको सरकार में शामिल होकर समर्थन देने का मन बना लिया है दोस्तों। इंडिया टुडे में ये रिपोर्ट छपी है। बड़ी बात यह है कि थालापति विजय के जो पिता है ऐसे चंद्रशेखर, उन्होंने राहुल गांधी से अपील की है कि कृपया करके थालापति विजय को सपोर्ट करिए, तमिलनाडु के अंदर नई राजनीति को सपोर्ट करिए दोस्तों। राहुल गांधी शुरू से ही थालापति विजय के साथ में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो डीएमके के इशारे पर तमिलनाडु में काम करते हैं दोस्तों, और केंद्र में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन चाहते थे कि पार्टी अपने पुराने गठबंधन से अलग ना हो, मिलकर लड़े, लेकिन राहुल गांधी और मणिकम टैगोर दोनों चाहते थे कि थालापति विजय के समर्थन में हवा चल रही है तो उनके साथ मिलकर काम किया जाए। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी का आकलन सही साबित होता जा रहा है, और अब टीवीके पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा जैसे ही डीएमके के नेता एमके स्टालिन इस्तीफा देंगे, वैसे ही नई समीकरण जुटाने के लिए प्रयास शुरू हो जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 12 विधायकों का समर्थन जुटाकर देगी थालापति को। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर खेला होने जा रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम काटे जाने का पूरी तरीके से असर दिखाई दे रहा है दोस्तों। बंगाल की एक सीट जिसमें 85% मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है दोस्तों। आपको बता दें कि एक आश्चर्यचकित तरीके के मामले सामने आने लगे हैं, और कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव जो हो रहा है, जिसका दावा किया जाता है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जा रहा है, उसका यह जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। जहां पूरे बंगाल में 85 ऐसी सीटें हैं जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है दोस्तों, और इन सीटों पर भी ज्यादातर पर बल्कि 55-60 के आसपास सीटों पर बीजेपी जीत रही है दोस्तों। यानी सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की कुछ विधानसभा को अगर आप देखेंगे, उसमें एक विधानसभा सिताई नाम की है दोस्तों। यहाँ पर 40% से जो ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 47% से ज्यादा वोट मिल रहा है, और ये जलपाईगुड़ी डिवीजन के क्षेत्र का पूरा सीट है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग 85% हिंदू एक तरफा बीजेपी को वोट कर रहे हैं। क्या ये आपको संभव दिखाई देता है दोस्तों? यानी एक अलग ही तरीके का मामला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 91 लाख लोगों के नाम कटने के बाद ऐसे नतीजे आ रहे हैं दोस्तों, जिसे देखकर सब चौंक रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए, मुर्शिदाबाद मालदा वो क्षेत्र है जहां पर 65% मुस्लिम आबादी है दोस्तों, और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटें जीतकर सरकार बना रही है पश्चिम बंगाल में। अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो किस तरीके का तांडव किया गया दोस्तों, सरकारी तांडव किया गया, उस पे से लोगों का विश्वास हट जाता। 91 लाख लोगों के नाम काट देना, 2.5 लाख से ज्यादा सीएपीएफ के लोगों की तैनाती कर देना, और पूरी तरीके से तंत्र का इस्तेमाल करना, और उसके बाद अब ये जो नतीजे सामने आए हैं दोस्तों,
दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये नतीजे संयोग नहीं प्रयोग है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना के बीच में तृणमूल कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के पिछड़ने के बाद पार्टी ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की उत्तरी कोलकाता के मनिकटोला सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेया पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के तपस रॉय से पीछे होने के बावजूद जीत का भरोसा जताया है। पांडे ने निर्वाचन आयोग पर तृणमूल कांग्रेस और मतगणना एजेंटों के साथ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गड़बड़ी की जा रही है, बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मंत्री शशि पांजा ने सोमवार को आरोप लगाया दोस्तों की चुनाव कर्मी शहर में मतगणना केंद्रों पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों को प्रवेश करने में देरी कर रहे हैं और इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को दबाने के सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात एकदम सही भी है। काकद्वीप से पार्टी के उम्मीदवार मंतू राम पाखिरा ने भी इसी तरीके का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र पर मतगणना 1 घंटे की देरी से शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को सुबह 8 बजे शुरू हुई है दोस्तों और नतीजे से ये तय होगा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी या भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर पहली बार सरकार बनाकर इतिहास रचेगी। दोस्तों पांजा ने कहा कि केंद्र के प्रवेशों द्वारा भ्रम की स्थिति के कारण चुनाव कर्मी मतगणना प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं और मतगणना को लेकर कई तरीके के रिकाउंटिंग के नाम पर बार बार आम जनता पर, आम कार्यकर्ता पर, अब बूथ के एजेंटों पर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के एक गंभीर आरोप है। इसके बाद ममता बनर्जी का एक वीडियो भी सामने आता है। ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच में जहां शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों को रात तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सूर्यास्त के बाद यानी सूरज ढलने के बाद भी हमको मतदान केंद्रों पर बने रहना है, मतगणना केंद्रों पर बने रहना है और एजेंट सेंटर को बिल्कुल नहीं छोड़े और लगातार बने रहे। काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी ने डटकर मुकाबला करने की बात कही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर पर डटकर खड़े रहेंगे तो हमारी जीत जरूर होगी। भवानपुर सीट से उम्मीदवार ममता बनर्जी कई राउंड में आगे चल रही है दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कल से यही कह रही हूं कि पहले उन्हें आगे दिखाया जाएगा बीजेपी वालों को और कई जगह पर काउंटिंग को रोक दिया गया है। और उन्होंने कहा कि कल्याणी में ऐसे ही मशीनें मिली है जिनमें आंकड़े का कोई मेल नहीं होता। उन्होंने कहा कि कई जगह पर इस तरीके की स्थिति है तो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। केंद्रीय बल और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स के जरिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है। एसआईआर के माध्यम से वोट लूटने की कोशिश पहले ही की जा चुकी है। 100 से ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे जरूर चल रही है दोस्तों, लेकिन जो आंकड़ा 147 का है वो प्राप्त करने में काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के इन आरोपों पर अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए दोस्तों, ममता बनर्जी को जिस तरीके से उनकी पार्टी के लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव कराने के जो तरीके बंगाल में अपनाए गए, साफ तौर पर देश के अंदर चुनाव आयोग को लेकर आम जनता का विश्वास और ज्यादा टूटने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि अब बंगाल के जो नतीजे सामने आएंगे दोस्तों उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित जरूर होगी, लेकिन हकीकत यह है कि आम जनता के लिए अब चुनाव को लेकर विश्वास वापस से इकट्ठा कर पाना काफी मुश्किल होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों थलपति विजय ने डीएमके को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका दोस्तों और एआईएडीएमके का भी पता साफ कर दिया। जो विपक्ष की राजनीति करते थे और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में केवल 1.5 साल के अंदर जो कारनामा तमिलनाडु के अंदर विजय ने करके दिखा दिया वो कोई बड़ा नेता आज की डेट में नहीं कर पा रहा दोस्तों। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि थालापति ने डीएमके और एआईएडीएमके जो इतनी पुरानी पार्टी है तमिलनाडु के अंदर उसको उखाड़ कर फेंक दिया। केवल 6 महीने में उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने बीत चुके हैं और एक पार्टी अपना बूथ सेक्टर की कमेटी नहीं बना पा रही है। ये निशाना कांग्रेस पार्टी को लेकर साधा जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव में जो जबरदस्त जीत हासिल की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, उसके बाद पार्टी के कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करके काम कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चेताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी का ना तो संगठन बन पा रहा है, ना नेता उस तरीके से एकजुटता से काम कर रहे हैं। गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये काफी गंभीर मामला। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिस मजबूती से काम करना चाहिए वो मजबूती अभी दिखाई नहीं दे रही है और ये चिंता की बात है, क्योंकि असम के अंदर पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है दोस्तों कि पार्टी को अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए खासकर असम के चुनाव सोचने विचारने वाले चुनाव है, क्योंकि असम की एक लड़ाई थी जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ द बॉक्स यानी चमत्कार के साथ जीत सकती है या फिर पुडुचेरी के अंदर जीत सकती है दोस्तों, लेकिन दोनों ही जगह पार्टी को निराशा मिली। पुडुचेरी को लेकर अगर छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि वहां मामला एक स्थानीय पार्टी की वजह से त्रिकोणीय हो जाता है और बीजेपी उसके साथ मिलकर सरकार बना लेती है, तो फिर असम तो कांग्रेस को जीतना चाहिए था, लेकिन असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से चुनाव जीत गया। अगर आप लोग इस पूरे मामले पर कोई राय देना चाहते हैं दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख लेते आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।